हो गया। देखिए चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोलॉजी पहला चैप्टर है, तो पता ही होगा आपको, पता है? ऐसा नहीं, बोलना ही नहीं है आप लोग बोल सकते हैं, मतलब कुछ और अंट शंड मत बोलिएगा, नहीं तो आ जाएगा वीडियो अपलोड होगा वहीं पे यूट्यूब पे, उसके बाद फिर अपना समझना बुझना। चलिए अभी तो तुम्हारी हरकत तो खाली हम ही जानते हैं, फिर पूरा कोचिंग जानेगा और एसकेआर सर भी जानेंगे, उसके बाद अगर सब जान गए तो फिर क्या होगा। चलिए देखिए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, तो सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पे डिफाइन करेंगे इकोलॉजी को। किसको डिफाइन करेंगे? इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म, और उसका इंटरेक्शन किससे? एनवायरमेंट से। मींस किसी भी एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कैसे लेन देन कर रहे हैं, लेन देन इन द सेंस एक दूसरे का काम कैसे कर रहे हैं, कैसे साथ रह रहे हैं, इसकी स्टडी, और साथ में इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के साथ उसका क्या रिश्ता है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इसकी स्टडी क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स। ठीक है, ये 3 तरह के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और आपको पता है किससे इंटर रिलेशनशिप देख रहे हैं हम? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो 2 पार्ट में बढ़ता है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या मतलब होता है? लिविंग। और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आता है कौन? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब। और अगर हम बात करें बायोटिक में तो कौन आएगा? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ऑइकोस और एक होता है लोगोस। मतलब इको का मतलब क्या है, कहां से लिया गया है? ऑइकोस। ऑइकोस का मतलब क्या होगा? होम या हैबिटेट। और लॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी। तो याद रखेंगे, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होगा। तो क्या क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। सही है ना? अगर हम इसमें से किसी भी एक इकोसिस्टम को चुन लें, किसी भी एक हैबिटेट को चुन लेते हैं, मान लो फॉरेस्ट चुन लिया हमने, तो उसमें देखा कि फॉरेस्ट में भी बायोटिक फैक्टर्स होंगे और एबायोटिक होंगे। बायोटिक में कौन होगा? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। और एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, H2O, एयर, ये सब होगा। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन कैसे होगा। मान लो, ध्यान से देखो, कहां शुरू करते हैं, कहां शुरू करें, बताओ कहां शुरू किया जाए? रिलेशन बताना है तो चलो यहां शुरू करते हैं। प्लांट को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए? सूटेबल टेम्परेचर। प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को क्या चाहिए? तब जाके वो क्या करेगा? जीवित रहेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड। फूड को कौन खाएगा? प्लांट कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एनिमल भी। दोनों किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में। कहा मिल जाएंगे? और बाबू कौन मिलाएगा मिट्टी में? देख रहे हो आपस में रिलेशन। यानी कि हमने कहा कि प्लांट को चाहिए लाइट, प्लांट को चाहिए टेम्परेचर, प्लांट को चाहिए सॉइल, प्लांट को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए एयर, तब जाके वो प्लांट कहलाएगा। वो जीवित रहेगा, सरवाइव होगा। एक समय बाद वो मर जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या बनाएगा? फूड। उस फूड को खा के बड़ा कौन होगा? एनिमल। और बाबू जब दोनों मर जाएंगे तो किसमें मिल जाएंगे? मिट्टी में। और मिट्टी में मिलाएगा कौन? माइक्रोब। और फिर जब सॉइल मिल जाएंगे, फिर कोई प्लांट इनको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ले लेगा उनको, और फिर इनको कौन खाएगा? एनिमल्स। और उसके बाद दोनों मर जाएंगे तो फिर कहां आ जाएंगे? मिट्टी में। और ये साइकिल क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो ये इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ के ऑर्गेनिज्म यानी कि तुम या किसी प्लांट से बैठ के बतिया रहे हो, ऐसा इंटरेक्शन नहीं है। मींस एक दूसरे की हेल्प से दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, इसको हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं। और इसकी स्टडी क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया इकोलॉजी क्या है? चलिए ओके। तो पिता इसके कितने थे बाबू? तो इकोलॉजी कितने पिता हैं? 2 पापा हैं। एक कहाँ के और एक इंडिया के पापा थे। इंडिया के पापा का नाम क्या था? रामदेव। और बाहर वाले पापा कौन है? याद रखेंगे। और एक बात, एक हिकल थे बाबू। स्टडी ऑफ इकोलॉजी को क्या बोलते थे? उसको हिकोलॉजी। हिकोलॉजी। हिकोलॉजी से क्या याद किया आपने? हिकल क्या थे? टर्म दिए हैं। क्या दिए हैं? टर्म इकोलॉजी गिवन बाय। और याद कैसे करना है? इकोलॉजी। वेरी गुड। अब देखिए हम बात करते हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर की। ध्यान से देखिएगा, इकोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट है ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ, बोलो, बेसिक यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, या तो स्मॉल
या तो देखो बाबू स्मॉल भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म और लार्ज भी हो सकता है। देखिए स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है ये अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनिज्म स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, ये याद रखना, ध्यान सुनना। जैसे छोटा अगर चींटी है वो भी क्या है ऑर्गेनिज्म, बड़ा सा अगर कोई जिराफ है या हाथी है वो भी क्या है ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? तो वो मैं स्मॉल और लार्ज की बात कर रहा हूँ। यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर। तो बाबू इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑर्गेनिज्म पे। चलिए कई सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह इकट्ठा है किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे पॉपुलेशन के लिए बस एक की पॉइंट याद रखना, क्या सेम टाइप ऑफ स्पीसीज। क्या मतलब इस क्लास में सब लोग जितने लोग हैं सब क्या हैं सेम टाइप के हैं, सब होमोसेपियंस हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से देखना, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक तरह का पॉपुलेशन, एक तरह के ऑर्गेनिजम्स, एक तरह की स्पीसीज रह रही है, इसको हम बोल देते हैं क्या पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके अब देखो अगर इसी क्लास में कुत्ते भी आ जाए बिल्ली भी आ जाए, अब कितने स्पीसीज हो गए 3, अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो गया, इसको बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे कम्युनिटी। तो क्या लिखा है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन और स्पीसीज, यानी डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप हो गया तो क्या हो गया कम्युनिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, इसका मतलब क्या है ये सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, तो क्या हुआ ये पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या दिख रहा है ABC दिख रहा है आपको, यानी कि क्या है ये कम्युनिटी। क्या है बाबू अभी तक हमने जितना देखा ये सब में सिर्फ और सिर्फ बायोटिक की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बायोटिक, मतलब सिर्फ लिविंग की बात कर रहे थे। अभी कोई मतलब नॉन लिविंग नहीं आया है। आया है क्या कोई? अब देखिए इसके बाद कौन आता है। अच्छा इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, कौन सा प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी। यानी कि एक एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, मतलब एक जंगल है मान लो, ठीक है, ऐसा जंगल है जिसमें कोई जानवर नहीं रहे, सिर्फ प्लांट है। सिर्फ क्या है मान लो बोटेनिकल गार्डन है। क्या है बोटेनिकल गार्डन, उसमें कई तरह के प्लांट होंगे। अब बताओ उसको बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। क्या बोलेंगे क्योंकि वहां पे क्या क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। क्या है वहां पे और एक मान लो एक छोटा सा जंगल है जो आपने खुद बनाया है, सिर्फ वहां पे आम का पेड़ है, सिर्फ क्या है अब क्या बोलेंगे उसको पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे तो दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर प्लांट सिर्फ एक टाइप का है तो प्लांट पॉपुलेशन, तो प्लांट अलग अलग टाइप के हैं तो प्लांट कम्युनिटी। क्या बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। उसी तरह से एक कोई जूलॉजिकल पार्क है, डिफरेंट टाइप ऑफ वहां पे क्या है एनिमल्स है, उसे हम क्या बोलेंगे एनिमल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे और उसी तरह से माइक्रोब्स अलग अलग है तो क्या बोलेंगे माइक्रोबियल कम्युनिटी। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आता है बाबू इकोसिस्टम। क्या आता है और इकोसिस्टम क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जहां पे कोई बायोटिक कम्युनिटी या फिर बायोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से रह रहे हैं। सुनना मतलब इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं और उसकी स्टडी को क्या बोलते थे इकोलॉजी। ध्यान से दोनों में अंतर समझना, इंटरेक्शन बिटवीन या तो इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं इकोलॉजी। अभी देखो अभी तक हमने बात किया ऑर्गेनिज्म का और क्या बात किया था पॉपुलेशन का और क्या बात किया कम्युनिटी का। वहां पे कहीं पे भी एबायोटिक आया क्या? नहीं आया। तो पूछा जाएगा ऐसी कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है, ऐसी कौन सी बड़ी इकोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बायोटिक रहती है, तो क्या बोलोगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे कम्युनिटी। समझ रहे हैं? सबसे छोटा कौन है ऑर्गेनिज्म, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, अब इससे भी बड़ा कौन आया इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम में बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है। ठीक है अब ध्यान से देखिएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद हम सीधे बात करते हैं बायोम की। किसकी बात करते हैं बायोम। इकोसिस्टम जब बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं बायोम। इकोसिस्टम के एग्जांपल्स क्या है देखा होगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है। अब देखो अब बहुत बड़ा कोई फॉरेस्ट है जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, ये क्या कहलाएगा बायोम। क्या कहलाएगा कोई बहुत बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, ये क्या कहलाएगा बायोम। समझ रहे हैं? और ये सब जहां पे हैं बायोम इकोसिस्टम सब ग्रुप जहां पे है उसको बोलते हैं क्या बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटा क्या था तेज से बोलो, उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद और सबसे बड़ा जिसमें सिर्फ बायोटिक है। कोई दिक्कत किसी को? ओके वेरी गुड। चलिए आइए यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल आपके सामने है। देखिए यहाँ पे कई सारे इकोसिस्टम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे कौन सा इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और यहाँ पे कौन सा इकोसिस्टम है ग्रासलैंड। ये क्या है ग्रासलैंड, दिख रहा है सबको। अब देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है
कि इकोटोन क्या होता है। क्या होता है? इकोटोन। तो अब देखो इकोटोन एनसीईआरटी के आपको कहीं वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया यहां पे है ये फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट। और इसके बाद क्या शुरू हो रहा है? पॉन्ड। ये क्या लिखा है? पॉन्ड। ये क्या है? फॉरेस्ट। इसके बाद फिर क्या है? ग्रासलैंड। दिख रहा है सबको? 3 इकोसिस्टम साफ साफ दिख रहे हैं सबको। मान लो कि हरिराम यहां से चल दिया ऐसे, ठीक है बाबू हरिराम कहाँ गया? हाँ, ओ ये चल दिया। अब देखो ध्यान से देखो, जब यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे उसको कुछ पेड़ भी दिखेंगे, और क्या दिखेगा? यहाँ पे पानी भी रहेगी, मतलब पॉन्ड है, मान लो बड़ा सा पोखरा है, तो ऐसा एक जगह होगा बीच में कहा जहां जहां पे फॉरेस्ट खत्म हो रहा होगा और जहां से पॉन्ड शुरू हो रहा होगा। क्लियर कट डिवीजन तो होगा नहीं कि इसके बाद पोखरा है, यहीं पे जंगल खत्म हो रहा है। ऐसा तो हम बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई है नहीं। तो वहां पे जहां पे प्लांट भी हो, जहां पे पोखरे का पानी भी हो, उस एरिया को कहेंगे इकोटोन। कहाँ कहेंगे? तो जहां पे 2 इकोसिस्टम या फिर 2 कम्युनिटी मिलती है, ओवरलैप करती है, उस एरिया को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? कौन टोन बाबू? याद रहेगा। तो यानी कि जहां पे अब अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की संख्या होगी और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म संख्या होगी, और यहाँ पे तीसरा बताओ सबसे ज्यादा कहाँ होगी? इकोटोन में, क्योंकि इकोटोन में वहां वाले भी रहेंगे और यहाँ वाले भी रहेंगे, इसीलिए इकोटोन पे स्पीसीज रिचनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एबायोटिक के अकॉर्डिंग बायोटिक आएगा, मींस जंगल अगर है, घना जंगल है तो शेर आएगा, और घना जंगल नहीं है तो बस हिरण घूमेंगे, और मान लो 2-4 पेड़ है बस तो बकरियां आएंगी, है कि नहीं बाबू? तो बायोटिक कैसा है उस हिसाब, सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स कैसे है उस हिसाब से कौन आएगा? बायोटिक कम्युनिटी। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है जैसा प्लांट वैसा एनिमल वैसा माइक्रोब। समझ रहे हैं? अब जैसा एनिमल है उस हिसाब से माइक्रोब्स आएंगे। कोई ऐसा एनिमल है जिसका मांस बहुत प्यारा मुलायम है, उस केस में माइक्रोब्स वैसे ही आएंगे। और मान लो कुछ माइक्रोब्स बहुत भयानक स्पेशल केस में आते हैं, मींस कि मान लो आप किसी कछुआ को सड़ाना है, बाबू कछुआ कवरिंग देखे हैं आप, बहुत भयानक होती है, सबके बस की बात है क्या? है। तो वही कह रहा है कि जैसा मिट्टी वैसा पेड़, वैसा एनिमल और वैसा ही माइक्रोब, ये सब इंटररिलेटेड है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोटोन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या? वेयर 2 इकोसिस्टम मीट्स, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। चलिए नेक्स्ट एक आता है छोटा सा लैंडस्केप। क्या आता है बाबू? लैंडस्केप, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। देखो मान लो आपने कई मीम्स वगैरह में देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं उनमें जो गुफाएं होती हैं उनका अलग इकोसिस्टम होता है। कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है? सुन लो इस बात को। देखो मान लो ये है पहाड़, एक हिमालय का पहाड़, देखे सुना है कभी? देखा नहीं होगा, सुना तो होगा ना बाबू। उसके अंदर क्या क्या है आज तक कोई जान नहीं पाया है, क्योंकि वो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है। तो देखिए ध्यान से, बहुत बड़े पहाड़ है। अब देखो पहाड़, सूरज यहाँ है, यहाँ सूरज पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब अगर पहाड़ पे जाएंगे देखेंगे कहीं अचानक से बारिश हो जाएगी, कहीं अचानक से धूप आ जाएगा, कहीं पे एकदम अंधेरा छा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वहां का इकोसिस्टम एकदम क्या है? अलग। यहाँ से क्या है? एकदम अलग। ऐसा क्यों होता है? कोई भी इकोसिस्टम में डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट लाइट क्यों आती है? ड्यू टू सन। किसकी वजह से? मेन रीजन क्या है? सन, सनलाइट, टेम्परेचर, यही है। अब देखिए ये देखा जाएगा कि एक मान लो ऐसे ये पूरा माउंटेन है, इसके अंदर जब जाया गया एक एरिया मिला, उस एरिया में बाबू थोड़ी देर पे फॉरेस्ट था, बगलिया में थोड़ा बालू था, वहीं पे कहीं पोखरा छोटा सा है, बगल में ग्रासलैंड है। समझ रहे हैं ना बाबू? तो ऐसा कोई जहां छोटे छोटे इकोसिस्टम एक ग्रुप बना के, और वो इकोसिस्टम सेम नहीं, डिफरेंट इकोसिस्टम। कैसे इकोसिस्टम? मान लो यहाँ सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का होगा, यहाँ सनलाइट एकदम नहीं आ रहा है, बस क्लाउड है, तो यहाँ क्या होगा? पूरा पानी भरा होगा। तो इस तरह से, इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, और उसी एरिया में छोटे छोटे इकोसिस्टम जो है वो एक साथ रह रहे हैं। इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। यहाँ बाउंड्री तुम मारने गए थे क्या? अरे ये सराउंडिंग, ये बाउंड्री है, इसकी वजह से ये लोग इतने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो याद रखेंगे माउंटेन एक खुद क्या है? इकोसिस्टम। और ये खुद ये बाउंड्री बना दिया एक तरह से कि किसी को पता ही नहीं है, सेपरेट एकदम कर दिया है। जैसे कबीले वाले रहते हैं, किसी को नहीं पता क्या करते हैं, क्या रहते हैं, सब बस एक हाइपोथेटिकल है, तो आप तुम्हारे ड्रोन भेज रहे हैं, सब देखते रहते हैं। तो ये एकदम अलग इकोसिस्टम है। तो लैंडस्केप क्या है? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोम क्या है? लार्ज इकोसिस्टम। ध्यान समझना। तो लैंडस्केप कहां रखेंगे? इकोसिस्टम से बड़ा और बायोम से छोटा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है इसको मैंने यहां रखा है। देखो 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 देखो, यहाँ इकोसिस्टम के बाद मैंने लैंडस्केप लिखा हुआ है। समझ में आ गया बाबू? तो ऑर्गेनिज्म से क्या बना? पॉपुलेशन से क्या बना? कम्युनिटी से क्या बना?
इकोसिस्टम से क्या बना, बायोम से क्या बना, और बाबू लैंडस्केप क्या है, different ecosystem in a similar area surrounded by, got it? Any problem? Very good. आगे देखें, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको ना? ऐसा कुछ नहीं जो समझने लायक ना हो, बहुत इजी है, कहानी है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। देखिए ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, तो बाबू क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक टर्म से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये अब कोई कह दे कि ऑट इकोलॉजी सिन इकोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं है, तो बाबू एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पलर क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया हुआ है ऑट इकोलॉजी क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। तो दो ब्रांच है इकोलॉजी की, एक है ऑट इकोलॉजी और एक क्या है, ये ऑटो नहीं है, ऑट है, ऑट इकोलॉजी, और क्या है एक सिन इकोलॉजी। ध्यान से समझना, ऑट इकोलॉजी क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है। देखिएगा यहां लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन सिंगल स्पीसीज या सिंगल इंडिविजुअल विथ एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है सुनना। और यहां पे लिखा है कि इंटरेक्शन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि मान लो कि हम लोग ऐसे बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक से भूकंप आ गया, क्या आ गया बाबू, और भूकंप ऐसा आया कि एक ईंटा गिरा, वो भी हरिराम के कपारे पे। ध्यान सुनना इस बात को, पहला केस बता रहे हैं, यानी कि अब हम स्टडी करेंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्यों हरिराम को, बस देखो। और दूसरी बार भूकंप आया तो आपके जो सागर भैया हैं उनके ऊपर गिर गया 2 ईंटा, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रांग है, समझ रहे ना बात को, तो उनको चोट वोट नहीं लगा। अब तीसरी बार भूकंप आया तो ये दोनों सिटियां साफ खत्म कहानी, राम नाम। अब हुआ क्या सुनना, जब हम, अब देखो इन्वायरमेंट में भूकंप आया तो दिक्कत किसको हुई, ऑर्गेनिज्म को। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म के दिक्कत की हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी स्टडी अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीसीज, कि उस सिंगल स्पीसीज पे या उस सिंगल इंडिविजुअल पे कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑट इकोलॉजी, क्या बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कुछ कुत्ते थे, कुछ बिल्लियां भी थी और वो लोग भी 2-4 मर गए ईंट दब के। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि इनको क्या हुआ, उनको क्या हुआ, एक कॉकरोच भी दब के मर गए, कई सारे स्पीसीज की चिंता करने लगे हम, ग्रुप ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप ऑफ स्पीसीज पे क्या इफेक्ट पड़ा इन्वायरमेंट का, तो क्या बोलते हैं, सिन इकोलॉजी, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ऑटो इकोलॉजी क्या है, तो जहां पे सिंगल स्पीसीज दिखे, सिंगल इंडिविजुअल दिखे, टिक कर देना, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सेम लिख दिया है, तो इसको सही कर लेंगे जो लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अ सिंगल स्पीसीज या तो इंडिविजुअल, और यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल लिविंग, जो उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं सबके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो सिन होगा। और अगर सिंगल स्पीसीज या सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो ऑट होगा। गॉट इट, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए जो नई एनसीईआरटी है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट नहीं दिया हुआ है, सीधे पॉपुलेशन से शुरू किया हुआ है। लेकिन जो एनसीईआर, जो नीट का जो सिलेबस आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट भी आएगा, साफ साफ लिखा हुआ, देख लेंगे आप लोग। इसीलिए इसमें चैप्टर से एक भी पेज छोड़ना नहीं है। तो जो लोग नए एनसीईआरटी लिए हैं वो पुराने एनसीईआरटी का, ठीक है ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको कॉपी करवा के 5-6 पन्ना जो ऐड उसमें ऐड कर लेंगे, चिपका लेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है ना बाबू। तो देखिए आपके नए एनसीईआरटी में जितना है बस वही आए, जरूरी नहीं है एकदम हमको एक एक सिलेबस का देखना है, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ डिलीट भी हुआ है, तो ये सब एकदम चौकन्ना रहना, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा, पता चला तुम पढ़े ही नहीं हो, समझ रहे हो ना। तो जो नई एनसीईआरटी है वो उस हिसाब से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, जो नई एनसीईआरटी हिसाब से सिलेबस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर में ऐड किए हैं सब और नई एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए ये क्या है भाई, अच्छा वायर चार्जर तो ना है, इतना गंदा चार्जर मेरा नहीं है, ये वो है स्पाइरल कॉपी का, जो समझ रहे हो ना बात, नहीं इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इतना सब मतलब चलिए ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो आपका पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में एक लाइन लिखी हुई है, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सही है गलत। कह रहा है कि जो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे, किस लेवल पे, वो एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। वो क्या है, इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब बस इतना है, कोई ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसकी फिजियोलॉजी, उसके बॉडी के ऑर्गन्स, उसके बॉडी के अंदर के मॉडिफिकेशन सब उसी के हिसाब से मॉडिफाई या फिर डेवलप रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एलेंस रूल, पढ़ा है
कि जो जो ठंडे एरिया होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, नहीं सॉरी, उनके कान, ईयर लिम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि हीट लॉस क्या हो जाए। तो ऐसा क्या राजस्थान में होता है? नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी, आप इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि उनकी जो फिजियोलॉजी है, अगर उनकी इकोलॉजी आप पढ़ रहे हो इसका मतलब उनकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? तो इसको हिंदी में समझ लो, बस इसको पहले तो याद कर लो कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो मैंने लिख दिया है मींस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है तो उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर के ऑर्गन सिस्टम, फिजियोलॉजी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रही होती है। तो देखो बाबू, जो ये नोट्स है एकदम वो सिंप्लीफाइड है, आप लोग बस रखे रहिए, लिखना उखना कुछ नहीं है। लिखेंगे तो कम से कम 30 35 40 पेज का है, लिख पाएंगे क्या? तो अब थोड़ा फास्ट आप लोग रहिए। नहीं पढ़े पाए हैं दोबारा हम रिवाइज करा रहे हैं, और जितने लोग नहीं पढ़े हैं उसको, इसीलिए मैं एक एक चीज को छोड़ नहीं रहा, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। और इसका अगर बहुत मन है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत मन तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए, ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर क्या बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल दिया हमने। यहाँ पे लिखा है ओपी मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मतलब है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मतलब समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक मछली थी, कौन थी बाबू? एक कौन थी? ये बाबू मछली, ऐसे समझ लो मछली है। तो एक मछली थी, ठीक है। ये मछली रहती थी फ्रेश वाटर में। कहाँ रहती थी? फ्रेश वाटर में रहती थी। इसके बॉडी में कौन सा वाटर भरा होगा? फ्रेश वाटर। कैसा वाटर होगा? फ्रेश वाटर। इसकी आदत क्या हो जाए किसमें रहने की? इसको आपने डाल दिया कहाँ पे? मेराइन वाटर में। कहाँ पे डाल दिया बाबू? मेराइन वाटर में डाल दिया तो मर जाएगी। बोले यस, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? ध्यान से सुनना। इसलिए मर जाएगी क्योंकि इसमें, इस पानी में सॉल्ट की मात्रा क्या थी? इस पानी में सॉल्ट की मात्रा क्या है? साल्ट की मात्रा बाहर ज्यादा और मछली के अंदर, तो मछली के अंदर पानी ज्यादा और इसमें पानी, ध्यान समझना, कंपैरेटिवली बात हो रही है। मछली जो आई इसके अंदर पानी भरा हुआ है, फ्रेश वाटर, और बाहर जो है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो सी वाटर है, ओशन का वाटर है, एकदम नमकीन है। नमकीन इन द सेंस पानी कम और नमक ज्यादा। और पानी अंदर कहाँ है? बॉडी के अंदर ज्यादा। तो कोई चीज कहां से कहां मूव करेगा? ज्यादा से कम। तो बॉडी यानी कि ये जो है ज्यादा से कम ना। पानी कहाँ ज्यादा है? अंदर। किसके अंदर? और बाहर क्या है? तो कहां से कहां मूव करेगा पानी? तो अब समझो मर जाएगी, खत्म, डिहाइड्रेशन से मर जाएगी। दूसरा केस समझेंगे, अगर कोई मैराइन वाटर फिश है, यहाँ रह रही है, इसको इसमें डाल दिया, तो उस केस में बताओ क्या होगा? पानी कहाँ जाएगा? अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा? नमक की मात्रा ज्यादा। इसको यहाँ डाल दिया, नमक की मात्रा, और अगर नमक की मात्रा कम तो पानी की मात्रा बाहर ज्यादा, और अंदर पानी की मात्रा, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? तो मछली क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। खत्म कहानी। समझ रहे हैं? तो वही बात है कि जो मैराइन फिश है, मैराइन वाले में रहेगी। हाँ, अगर हम बात कर देते हैं कि कौन सी मछली, मतलब हम बात कर लें, अगर कोई भी एक ले लो, डॉल्फिन, मर जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज मैमल, इट इज नॉट मछली। समझना, उसके पास किडनी है। क्या है? तो मछली नहीं है, पहली बात, उसको मछली मत बुलाओ। वो क्या है? मैमल है। अगर हम बात कर ले ब्लू व्हेल की, उसके पास भी किडनी है। किडनी का यही काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या मतलब है? तुमको कहीं नमक के बोरिया में डाल दो बाबू, मरोगे नहीं। क्यों? क्यों? आपका जो रेनल ट्यूब्यूल्स है सबको एब्जॉर्ब करके बाहरी यूरिन के रास्ते क्या कर देगा? बाहर रास्ता दिखा देगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप बच जाएंगे। तो ये सब उनमें होता है जिनके पास किडनी नहीं है। ऑर्गेनिज्म के पास दूसरा क्या है बाबू? पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम ग्रुप। समझ रहे हैं? अब देखो, इसमें कुछ बातें हम करेंगे, जैसे मेटा पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन। अगर दो जगह, अच्छा बताओ सिस्टर पॉपुलेशन क्या है? कोई बताए मुझे? यस, सेम स्पीसीज। मान लो कि ये है सेम स्पीसीज, होमोसेपियंस। ये भी क्या है? होमोसेपियंस। दूसरे एरिया में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? बीच में मान लो समुद्र बह रहा है, बहुत बड़ा समुद्र। समुद्र है, देखो वो नाव यहाँ पे खड़ा है। नाव कौन सा खड़ा होता है, हम मान लेते हैं। अब मान लो दोनों एरिया अलग अलग है, स्पीसीज क्या है? सेम है। तो बाबू ये क्या कहलाएंगे? समझ रहे हो बाबू? सिस्टर पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन बाबू? सिस्टर पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन? सिस्टर। याद रखेंगे इसको। बस सिस्टर पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए ना, कि सेम होना चाहिए स्पीसीज। बस क्या होना चाहिए? बस स्पीसीज सेम है तो क्या कहलाएगा? सिस्टर। अब दूसरा कंडीशन आता है मेटा पॉपुलेशन। क्या होता है? तो देखो यहाँ लिखा है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया बट सेम स्पीसीज, तो क्या कहला रहा है? सिस्टर। उसके बाद क्या लिखा है? मेटा में दोनों सिस्टर पॉपुलेशन के बीच ज्योग्राफिकल बैरियर ना हो।
तो हम क्या बोलेंगे? मेटा पॉपुलेशन। बोलो। अब देखो कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ये एग्जांपल है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पॉपुलेशन में टाइप पॉपुलेशन पढ़ाते हैं तो बता देते हैं। देखिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर, क्योंकि बाबू ए तो स्पीसीज क्या हो गया? सेम, दोनों अलग अलग जगह पे है, बोले यस, तो क्या कहलाएंगे? सिस्टर। अब देखो इनके बीच में कोई बैरियर दिख रहा है, यानी क्या कहलाएंगे? मेटा। क्या कहलाएंगे? अगर बाबू देखो सिस्टर के लिए सिंपल सी बात है, सिस्टर कोई भी हो सकता है, कुछ नहीं तो क्या सही? सिस्टर। क्यों बाबू नहीं समझे? देखो अगर स्पीसीज सेम है, बोलो, तो सिस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टर। लेकिन अगर स्पीसीज सेम है, बोलो, और बीच में कोई दरार नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो मेटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो हर एक मेटा पॉपुलेशन सिस्टर जरूर होगा। क्या जरूर होगा? लेकिन हर एक सिस्टर मेटा हो जरूरी नहीं है। फिर से समझना, बीचों में एक नदी बह रही थी बाबू, क्या बह रही थी? इधर एक पॉपुलेशन, इधर भी क्या है? ये भी ये भी ए, यानी कि दोनों में स्पीसीज क्या है? तो क्या हो गए? दोनों सिस्टर, तो कंफर्म हो गया। लेकिन बाबू यहां से अगर हरिराम को आना पड़ेगा यहाँ पे हरिरामनी से मिलने, तो बाबू आप आए, उसकी बहन का नाम हरिरामनी मान लेते हैं, तो आना पड़ेगा मिलने, मिल पाएगा? बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है? और ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या कहला दिए? मेटा कहेंगे? अरे मेटा नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या हुआ? सिस्टर। यानी कि ये दोनों आपस में सिस्टर तो है, लेकिन मेटा, समझे बेटा? अब देखो बाबू, ये देखो और ये देखो, ये हरिराम बाबू यहां नहीं मिल पाए, सोचे हम दूसर की बहन यस मिलने चल के। ध्यान से देखना, ये है ए, ये भी क्या है? अब एक बात बताना, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं? अरे सिस्टर है तभी तो मिलने आ रहा है यार, सीधी सी बात है। स्पीसीज सेम हुई कि सिस्टर हो गए, बोलो यस। लेकिन बीच में क्या मिल गया? ओशियन। और बाबू ओशियन को पार कर सके ऐसा कोई जहाज नहीं बनाया। अरे समुद्र थोड़ी है ये, क्या है बाबू? ओशियन है। रही हम दही जाओगे बाबू। तो याद रखना, सिर्फ वो तुलसीदास थे जो गए थे, याद है ना? तुलसीदास थे ना कि सूरदास थे? तुलसीदास थे। तुलसीदास वो पत्नी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ किससे मिलने जाना है? बहन के लिए कौन नई फट करने जाएगा? अरे नहीं, बहाव देखे तेज, भाग के घर में घुस गए। क्यों हरिराम? तो याद रखना, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो मेटा नहीं, लेकिन सिस्टर। समझ गई? हेलो, समझ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू देखें, आप एक टॉपिक है क्या? कौन स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज। कौन स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज। ध्यान से देखिएगा, एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो किसी एक जगह पे पाई जाती हो। जैसे आपने सुना होगा कुछ एक आध साल पहले बाहर से यहाँ पे कुछ चीता उता मंगवाए गए थे, सुना था आपने? कौन से चीता थे वो? ब्लैक थे ना बाबू? नामीबिया से आए थे, नाम क्या था? चलो सी चीता। कौन चीता बाबू? मान लेते हैं कुछ भी, चीता थे कि नहीं थे? इंडिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो वो वहां के क्या हुए? एंडेमिक हुए। क्या हुए? आपने सुना होगा कंगारू के बारे में। कंगारू कहाँ रहते हैं? अरे अमेरिका में रहते हैं क्या? यहाँ रहते हैं क्या? कहते सर यहाँ जो एक जू खुला है उसमें रहते हैं। अरे उनको लाया गया, रहते नहीं है। नेचुरली कहाँ रहते हैं? तो सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? तो एंडेमिक स्पीसीज के लिए कुछ बातें, फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। क्या नंबर क्या होगा? अरे बाबू अगर मान लो एक देश में रह रहा है, इतने सारे देश हैं, तो बाबू नंबर क्या होगा? आप कहते भैंस, जिस जंगल में क्या गांव घरे घरे भैंस है बाबू, है कि नहीं? तो भैंस की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो भैंस से कंपेयर कर रहे हैं किसका हम? जिराफ का। तो जिराफ क्या हुआ? एंडेमिक हुआ। क्या हुआ? ओके। चांस ऑफ एक्साइटेशन, हाँ बाबू, एक्सटिंक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन बढ़ाते जो है, एक्सटिंक्शन का चांस क्या हो जाएगा? अरे घट जाएगा। अरे बाबू एक के बार कोनो बम मारा साफ, बोलो हाँ। मान लो कि कोई उड़ा दिया खड़ा ऑस्ट्रेलिया देश से, कोई देश नहीं बाबू, गोरखपुर जितना बड़ा होगा वो, पता है कि नहीं आपको? 30-35 लाख आबादी है, और भी कम होगी, तो गोरखपुर थोड़ा बड़ा हम हाँ करिए मान लो। गोरखपुर, महाराजगंज और 3-4 मतलब 10 जिला मान ले हम। उत्तर प्रदेश से तो बहुत छोटा है वो, समझ लो ऑस्ट्रेलिया। तो कोई भी एक बढ़िया से अगर दाऊद इब्राहिम जैसा मार दिया, एक बम खत्म हो गया, खत्म। तो सारे के सारे कंगारू नरक में गए, बोलो यस। गए कि नहीं गए बाबू? हम लोग का वर्ल्ड कप हराए तो नरक में ही जाएंगे ना। तो गए कि नहीं गए? गए। यानी कि उनके चांस एक्सटिंक्शन का क्या है? बहुत है, ज्यादा। अरे 4 लोग हैं, 4 देश में है,
कैसे कहते हैं घर वाले कि यार एक फैमिली को एक गाड़ी में सफर नहीं करना चाहिए, सुने हो कभी? सुने हो ना? नहीं सुने हो कि अगर मरोगे सब मर जाओगे तो इसीलिए अलग अलग गाड़ी में जाना होता है। तो बाबू अगर गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं तो उनके एक्सटिंक्शन का केस क्या है, थोड़ा कम है, क्योंकि उन 4 बम लगेगा समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो वही हाल है कि जो एंडेमिक स्पीसीज होगा उसका एक्सटिंक्शन का चांस क्या होगा, ज्यादा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या स्पेसिएशन लिखा है, सेपरेशन लिखा है। क्या मतलब है समझना, जैसे कि मान लो मैंने बताया था ये एक बड़ा सा आइलैंड है, क्या है, या कॉन्टिनेंट है, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे ए बी सी डी, रह रहे थे, कोई दिक्कत है क्या? ये चारों सिमिलर होंगे आपस में, एक ही एरिया में है, एक ही इन्वायरमेंट झेल रहे हैं, तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम, कोई दिक्कत किसी को? अरे बगलिया में बह रहा था एक बड़ा सा ओशन, क्या बह रहा था? अब आपको पता है कोई भी देश हो उसके अगल बगल जरूर एक क्या रहता है, ओशन, सी, रिवर, ये सब रहता है, पानी का सोर्स रहता है। तो याद रखेंगे, अब ये ओशन बह रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से हुआ क्या, ये ओशन का मूड बदल गया, इसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया और बाबू यहां से ऐसे मुड़ गया बीच में। ध्यान से देखना, ये बाबू सेपरेट हो गया, ये क्या हो गया, अरे डी इस पार आ गया, अरे डी एकदम डेस्परेट हो गया डी क्या हो गया, ए और बी सी के चक्कर में एकदम रो रो के। अब डी मतलब एक अकेला नहीं था बाबू, ये स्पीसीज है, कम से कम हजारों होंगे, क्या होंगे, और ये तीनों मिलकर लाखों होंगे, समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं इसको, ये अलग हो गए और ये, और अलग होने के बाद हुआ क्या, ध्यान समझना। अब जब अलग हो गए तो इनके एकदम नीरस जिंदगी बीत रही थी, जो मिल रहा था खा रहे थे। अब चॉइस नहीं था कि हमको वही चाहिए, हमको रैबिट चाहिए, हमको खरगोश का मीट चाहिए, हमको लॉयन का मीट चाहिए, हमको खून चाहिए पीने के लिए, नहीं बाबू, जो मिल रहा है खाएंगे। और वो खाते खाते इन्वायरमेंट को झेलते झेलते इनका स्पेसिएशन हो गया, क्या हो गया, मतलब कुछ लाख साल बाद नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और इसी से हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या हो जाता है, जो क्लास में हम आपको बताएं, समझ में आ गया? कौनो प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी इन, अब इसी नाम देखो ना, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, कंगारू लिखता है, जब इंडिया हरा देता है कहता है भारतीय, क्या लिखता है, इंडिया ने कंगारुओं को रौदा, देखे हो कभी? अगर थोड़ा एक आध रन से भी हार जाते हैं तो भी लिखता है नहीं। और उसके बाद अगर इंडिया हार गया तो क्या लिखते हैं सब, कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, इंडिया ने दिल, लिखा है ना बाबू, ऐसा लिखता है कि नहीं लिखता है? लेकिन अब ये कंगारू क्यों कहते हैं, क्या वहां और कोई जानवर नहीं है? लेकिन ये बाबू जो जानवर सिर्फ कहां होता है, आपको पता है, न्यूजीलैंड को हम कहते हैं कीवी, कहते हैं ना, तो बाबू एक कीवी चिड़िया वाला है, वो खाते हैं कीवी फ्रूट, वो नहीं है चिड़िया, तो ये शायद फ्लाइटलेस बर्ड होती है ना, ओके। और साथ में एक और कौन होता है, पेंगुइन भी होती है, ऑस्ट्रिच भी, ये सब जो है, ये सब क्या है, फ्लाइटलेस, पंख होते हुए उड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ पाते हैं, थोड़ा जंप मारते हैं सब क्या मारते हैं, कभी लकड़ी लेके जाओ पीछे उनके, जंप मार देंगे। ऑस्ट्रिच के पीछे मत जाना बाबू, ऐसा जंप मारे खत्म, कहानी हो जाएगा चलिए ओके। और एक पेड़ है ये मेटासिकोइया, बताओ कौन सा स्पर्म है ये, एनजीओ की जिम्नो, अरे मेटा रेड सिकोइया यार, सबसे लंबा जिम्नो होता है, याद आ रहा है, एनजीओ से भी क्या होता है, लंबा होता है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे कीस्टोन स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज, तो हमने इसके पहले क्या देखा, एंडेमिक स्पीसीज, क्या देखा, और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में सबसे खास बात अच्छी क्या लगी आपको, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जो क्वेश्चन बनेगा, ओके। अब देखें कीस्टोन स्पीसीज, जैसे कि इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा स्पीसीज जिसको खत्म करने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, बर्बाद की खत्म, सब मतलब बढ़िया है, बढ़िया क्या है, नहीं कह दो खत्म, कहाँ बर्बाद कर रही थी, कब बर्बाद, पलट जा रही, तुरंत पलट रही है ये। चलो इधर देखो ध्यान से, कीस्टोन मतलब मेन रोल, क्या मतलब है, मेन रोल। देखिएगा इनका नंबर क्या होगा, अपने इकोसिस्टम में इनका नंबर क्या होगा, अरे नंबर जिसका कम होता है उसी का प्रभाव क्या होता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? सबके लिए अवेलेबल है क्या ये बात, नहीं ना, सबके लिए नहीं है बाबू। अब देखिएगा बायोमास, अगर नंबर कम तो बायोमास क्या होगा, बायोमास समझ रहे हैं ना, अरे उनका वेट, उनका क्या वेट, ड्राई वेट, ओके। अब दो यहाँ मैंने बताया वेट किसी भी लिविंग मैटर का दो तरह से देखते हैं, एक फ्रेश वेट और एक ड्राई वेट। फ्रेश वेट और